हेलो एवरीवन, लूशन टेरा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो 6, 7, 8 मई 2024 रखा गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 2049 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की बात करें तो यूआर के अंदर 1028 वैकेंसी, ओबीसी के अंदर 456, एससी के अंदर 255, एसटी के अंदर 124 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 186 वैकेंसी रखी गई है। ये एसएससी की एकमात्र वेटिंग लिस्ट वाली जॉब है, यानी इसके अंदर एसएससी वेटिंग लिस्ट भी जारी करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। आप इस फॉर्म को 26 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 के बीच में फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप फॉर्म फिल न करें, क्योंकि अभी एसएससी की वेबसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आप इस फॉर्म को 4 या 5 मार्च से फिल करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी एसएससी का वेबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एसएससी आने वाले समय में उसको ठीक कर लेती है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा। फी पेमेंट की लास्ट डेट 19 मार्च 2024 रखी गई है। इसके अंदर यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो का भी प्रावधान है, यानी कि यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप फॉर्म करेक्ट कब से कब तक कर सकते हैं? फॉर्म करेक्ट आप 22 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 के बीच में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो 6, 7, 8 मई 2024 रखा गया है। कमीशन चाहे तो इसको चेंज कर सकती है, चाहे तो ना भी कर सकती है, लेकिन आप इसी को आधार मान के अपनी तैयारी करेंगे। यानी आपके पास अभी 2 महीने का समय है, तो 2 महीने के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे? आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एसएससी की न्यू जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, वहाँ पे जाएंगे, फिर कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाएंगे, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे, फिर सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के अंदर जाएंगे, फिर पोस्ट डिटेल लिंक के अंदर जाएंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से कोई भी रिजर्वेशन चाहते हैं, कोई बेनिफिट चाहते हैं, तो जो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 18 मार्च 2024 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी 18 मार्च 2024 से पहले की होनी चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करने जाएंगे, बहुत सारी ऐसी पोस्ट होगी जिसके अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, तो जो आपकी एक्सपीरियंस है वो 18 मार्च 2024 से पहले की बनी होनी चाहिए। यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 18 मार्च 2024 से पहले का होना चाहिए। इतनी चीज़ें क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है उसके फॉर्म को फिल करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको चीज़ें बता दूँ। देखो, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आप लेवल 1 से लेवल 7 या लेवल 8 तक की जॉब को अचीव कर सकते हैं केवल टियर 1 एग्जाम के बिहाफ पे। यानी कि आपको यहाँ पर बस केवल एक ही एग्जाम देना होता है और वही आपका मेरिट डिसाइड करता है। कुछ पोस्ट के अंदर आपको टाइपिंग वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप एक ही एग्जाम के बिहाफ पे लेवल 1 से लेवल 7 या लेवल 8 तक की जॉब को अचीव कर सकते हैं। यानी एमटीएस से इंस्पेक्टर लेवल तक की जॉब आप पा सकते हैं। अब मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के टाइम पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है, आप एनआर रीजन की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जो है आप अपना जो कैटेगरी है वो ओबीसी चूज करते हैं और एग्जाम सेंटर आपको 3 चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप पहले नंबर पे दिल्ली को रखते हैं, दूसरे नंबर पे यूपी को रखते हैं और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड को रखते हैं। अब जो आप अगली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मान लीजिए सीआर रीजन की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? ओबीसी से जनरल पे जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। क्या आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ना तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ना ही एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको केवल एक ही एग्जाम देना होता है और वही एक ही एग्जाम आपका मेरिट डिसाइड करता है। यहाँ पे आपको टियर 2 नहीं देना है। इतनी चीजें क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका एज काउंट होगा वो 1 मार्च 2024 से काउंट होगा। यानी कि मान लीजिए आप किसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं जिसकी जो एज लिमिट है 18 से 25 है, तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 2 जनवरी 1999 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2006 से बाद की नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एज लिमिट यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, एक बार देख लीजिए। गवर्नमेंट कुछ एज रिलैक्सेशन देती है कैटेगरी वाइज, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो 18 मार्च 2024 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास 18 मार्च 2024 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी डॉक्यूमेंट के साथ डिपार्टमेंट को भेजने होते हैं। वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, क्या क्या भेजना होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको साथ में ये भी भेजना होता है सेल्फ अटेस्ट करके। जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे वो सेल्फ अटेस्ट करना होता है और फिर डिपार्टमेंट को भेजना होता है। तो कैसे क्या भेजना होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम फी की बात करें तो इसके लिए जो एग्जाम फी है वो 100 रुपये रखा गया है। अब 100 रुपये देने किसको है? 100 रुपये देने हैं मेल कैंडिडेट को। मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। वीमेन कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फॉर्म फ्री रखा गया है और फॉर्म फी पे करने की जो लास्ट डेट है वो 19 मार्च 2024 रखी गई है। इतनी चीज़ें क्लियर है?
जैसा कि मैंने आपको बताया, करेक्शन विंडो 22 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 के बीच में ओपन होगा। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती होती है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई, आप उसको करेक्ट करने जाते हैं, पहली बार करेक्ट करने जाते हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। पहली बार करेक्ट करने के बाद भी आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ गलती है तो आप दूसरी बार भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार आपको 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको एक ही एग्जाम देना होता है, एक ही CBT देना होता है। ठीक है, आप कितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, आप 10th के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक ही एग्जाम देना होता है। आप 12th के लिए कितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए आपको एक ही एग्जाम देना होता है। आप ग्रेजुएशन की कितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए आपको एक ही एग्जाम देना होता है। अब एग्जाम स्कीम की बात करते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। रीजनिंग के अंदर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जीके के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, मैथ के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 80 मिनट का समय मिलेगा। सिलेबस की बात करें तो जो आपका 12th लेवल के लिए आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आप CHSL के सिलेबस को फॉलो करेंगे, लेकिन Tier 1 के सिलेबस को फॉलो करेंगे, Tier 2 के सिलेबस को नहीं फॉलो करेंगे। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं तो आप CGL के सिलेबस को फॉलो करेंगे, लेकिन Tier 1 के सिलेबस को फॉलो करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। यदि आप 10th लेवल के लिए किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो आप इस सिलेबस को फॉलो करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते हैं और आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको एग्जाम जब देने जाते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे। आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे कलर्ड, उसके बाद एक ओरिजिनल ID प्रूफ लेके जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। अब मान लीजिए आपके ID में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही तरीके से DD MM YY फॉर्मेट में नहीं है, तो आप कोई दूसरा ID लेके जाएंगे जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID लेके जाएंगे जिसपे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही तरीके से मेंशन है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप Tier 1 एग्जाम दे के आएंगे उसके लगभग 1 वीक या 2 वीक के बाद आपका आंसर की आ जाता है। आंसर की के अंदर यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होता है चैलेंज करने के लिए। और इसके बाद जो आपका स्कोर बनता है वो नॉर्मलाइज स्कोर बनता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, यदि ब्लर होता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको जो फोटो है वो कैसे अपलोड करनी है, फोटो आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है, वो भी लाइव। लाइव का मतलब जब आप ऑनलाइन बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जैसे फोटो क्लिक करनी होती है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी क्लिक करनी है। आपकी जो फोटो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, ना कि ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। इनमें से किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। आप कैप पहन के फोटो नहीं खिंचवाएंगे, ना ही चश्मा पहन के फोटो खींचेंगे, ना ही आपका जो साइज़ है वो ऐसा होना चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए। ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यूज़र डिपार्टमेंट कराएगी, ना कि SSC। पहले क्या होता था, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते थे तो SSC आपका DV कराती थी, लेकिन पिछले साल से SSC अब DV नहीं कराती है सिलेक्शन पोस्ट का। अब आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म फिल करेंगे वही डिपार्टमेंट आपका DV करवाती है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब डिपार्टमेंट चाहे तो उस वैकेंसी को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। इसके लिए SSC जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा गया है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सिलेक्शन पोस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि यहाँ पे बच्चों को अपना फाइनल स्कोर लास्ट में पता लगता है। यहाँ पे जो आपका फाइनल स्कोर है वो आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। बाकी एग्जाम में क्या होता है कि आप Tier 1 एग्जाम देते हैं, Tier 1 के बाद आंसर की आती है और आंसर की के कुछ समय बाद आपको फाइनल स्कोर पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनल स्कोर काफ़ी समय बाद देखने को मिलेगा, यानी फाइनल रिजल्ट के बाद ही आपको आपका फाइनल स्कोर देखने को मिलेगा। हाँ, आपको आंसर की में आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से गलत किए हैं, तो आप वहाँ पे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 489 डिपार्टमेंट ने SSC को अपना वैकेंसी भेजा है और SSC ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। अब जो कॉमन कैटेगरी की पोस्ट है, जो कि नॉन टेक्निकल और नॉन टीचिंग पोस्ट है, उसका मैंने डेटा ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मुझे कुछ वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि SSC इसका जो नोटिफिकेशन है बहुत पहले निकालने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश SSC ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। तो अब मुझे ये चेक करना है कि कोई पोस्ट हटा तो नहीं दी गई है या कोई पोस्ट ऐड तो नहीं कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये मैं आपको 2-3 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप जिस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा थोड़े दिनों में। आप ये सारी चीज़ें चेक नहीं करेंगे, कहीं भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसको चेक करने में आपका लगभग 3 से 4 दिन वेस्ट हो जाएगा। तो आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट के अंदर जाकर के चेक करना होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे NR रीजन का ये पोस्ट कोड है, तो हर एक पोस्ट कोड के अंदर जाकर के चेक करना होता है कि उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल कॉमन कैटेगरी की पोस्ट रखूंगा जिसके लिए सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट नहीं होगी और कोई भी टीचिंग वाली पोस्ट नहीं होगी। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।